कैसे हो? सब बढ़िया है एकदम। चलो बहुत बढ़िया है। अब मैं लेकर आ गया हूँ वेक्टर्स का अगला टॉपिक जो कि है पैरेललोग्राम लॉ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉ। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या देखा था? ट्रायंगल लॉ में हमने देखा था कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और अगर दोनों वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर हैं तो हम उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। बट बात कहाँ अटक गई थी? बात अटक गई थी इस जगह पर कि अगर मेरे दो वेक्टर्स जो एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर ना होकर कितने भी एंगल पर हैं, तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो आंसर हमको मिलेगा पैरेललोग्राम लॉ में। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो एक वेक्टर है ये, हम शुरुआत करते हैं ट्रायंगल लॉ से। ठीक, मान लो एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है ये बी। ठीक, ट्रायंगल लॉ से अभी पैरेललोग्राम की बात करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे। तो आपको पता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है? ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गए एक ट्रायंगल की, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड होता है उल्टे ऑर्डर में। ये सेम ऑर्डर में है ना, देखो टेल हेड। अब हम बनाएंगे उल्टे ऑर्डर में। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं लास्ट वीडियो में। ये हो गया आपका आर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज ए प्लस बी। ठीक, समझ गए? ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक बताया था वेक्टर के बेसिक्स में कि वेक्टर को हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं डायग्राम के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए और उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। अब आप ये सोचो कि अगर इस वेक्टर b को इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि b का जो टेल अभी a के हेड पर है वो टेल्स दोनों कि a और b की दोनों की टेल्स अगर कोइंसाइड कर दी जाएं ऐसे, ये b हम यहाँ पर अगर बना दें, ये भी तो b ही होगा, है ना। इसको हमने यहाँ से उठा के जस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है पैरेललोग्राम लॉ कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे आप बना लो, जिन दो वेक्टर्स का आपने रिजल्टेंट निकालना है उन दोनों वेक्टर्स को आप ऐसे बना लो जैसे दोनों की टेल्स कोइंसाइड कर जाएं, दोनों की टेल्स को एक ही जगह पर ले आओ। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया ना, अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, तो ये अरेंजमेंट हमको मिलेगी। ट्रायंगल लॉ में क्या करना है हमको कि एक के टेल को दूसरे की हेड पे शिफ्ट करना है। पैरेललोग्राम लॉ में हमको क्या करना है कि हमें दोनों वेक्टर्स के टेल्स को मिलाना है। जब आप टेल्स को मिला लोगे तो आप सोचो कि ये एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं और फिर आप उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। ठीक, उस पैरेललोग्राम की थर्ड साइड हो गई ये, और फोर्थ साइड हो गई ये। तो लॉ ये कहता है, अब आप ये सोचो कि रिजल्टेंट तो इनका यही रहेगा ना, तो वो रिजल्टेंट क्या बना इस पैरेललोग्राम का? रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल बना जो वहां से स्टार्ट होता है, यानी जिसकी भी टेल वहां पर है जहां a और b की टेल है। सो वी कैन से दैट पैरेललोग्राम लॉ की मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम then their resultant is that diagonal of parallelogram which is co-initial with those two vectors। co-initial मतलब मैंने आपको बताया था ना, वेक्टर्स co-initial वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। याद रखना इसका एक, इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ये भी बनेगा, बट ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट नहीं है। a और b का रिजल्टेंट वो वेक्टर होगा जो वहां से ओरिजिनेट होता है, जिसकी टेल वहां पर है जहां पर a और b की टेल है। समझ में आई बात? अब इसमें क्या होगा कि इससे मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल सकता है। कैसे? मान लो a और b के बीच में एंगल है थीटा, और यहां पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की जाए कि इस वेक्टर a को मैंने आगे बढ़ा दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक। और अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, ये और ये पैरेलल है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी थीटा होगा। हम इनके कुछ नाम दे देते हैं, मान लो एम एन ओ पी, ठीक, समझ गए? ओके। अच्छा, अगर ये वेक्टर ए है बच्चों, तो ये जो लाइन है एम एन, ये जो लाइन है एम एन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा ए, और लिखने का तरीका है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं या तो उस पे से एरो हटा दो, या फिर एरो अगर लिखा है तो साथ में मॉड भी लगा दो। सिमिलरली ये जो लाइन है, ये और ये, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मैग्नीट्यूड बी है, एनपी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? बी। सो बी और ये, ठीक। अब आप लो ट्राइंगल MPO, इन ट्राइंगल MPO ट्राइंगल में, MPO ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। MP स्क्वायर इक्वल टू MO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, और MP स्क्वायर इक्वल टू बच्चों MO को लिख सकते हैं MN प्लस NO, का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक, ठीक है। अब इसको जरा यहीं पे छोड़ दें हम, और इन सब की जरा वैल्यू निकाल लें। यहां पर एक और हम लोग लिख लेते हैं कि जो MP है, MP वो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, है ना, तो उसको ऐसे लिख लो, R और मैग्नीट्यूड ऑफ R, ठीक। अब देखो MP हो गया मेरा R, MN मेरा कितना है? MN मेरा है A, NO अभी नहीं पता, OP भी नहीं पता। तो आप ले लो छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, छोटा वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है NPO ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के? पाइथागोरस थ्योरम नहीं, सॉरी, हमें तो इनकी वैल्यू चाहिए ना। NO जो है, इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो NO जो है वो बेस है, सो NO बाय NP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, सो NO नो की वैल्यू हो जाएगी NP कॉस थीटा, ठीक। और हमें किसकी चाहिए? OP की चाहिए, सो OP बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, OP बाय NP इज साइन थीटा, सो OP हो जाएगा NP साइन थीटा। क्लियर? ठीक है। अब देखो NP क्या है बच्चों? NP तो B है, तो इसको हम लिख सकते हैं B cos थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं B sin थीटा। अब कहानी हो गई पूरी। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, MP क्या था? MP था R, तो R स्क्वायर हो जाएगा मेरा MN क्या था? A प्लस NO इज B cos थीटा का स्क्वायर है ना, प्लस OP इज B sin थीटा का स्क्वायर। जरा इसको खोलो, A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, प्लस ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। सो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, R स्क्वायर हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें से अगर मैं B स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, फाइनली
finally the magnitude of resultant is under root a square plus b square plus 2ab cos थीटा। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों जिनका आपको मैग्नीट्यूड पता हो a और b और उनके बीच में एंगल आपको पता हो थीटा, तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब एक छोटी सी चीज़ और, क्योंकि आपका ये जो रिज़ल्ट है वो आया है वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी ना। अगर ये ए और बी दो फोर्सेस हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो फोर्स ही होगा। और मैंने बताया था कि अगर आप आंसर दे रहे हो जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपको साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे बताएं? यहाँ पर डायरेक्शन बताने का हमने क्या फंडा निकाला है बच्चों? जैसे मान लो कि जो आपका रिजल्टेंट है, आप किसी भी एक वेक्टर से उसका एंगल मान लो कि ये जो वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए से एंगल बना रहा है अल्फा, तो फिर tan अल्फा क्या होगा इस ट्रायंगल में? tan अल्फा क्या होगा बच्चों? tan परपेंडिकुलर बाय बेस यानी OP बाय MO और OP बाय MO, MO इज MN प्लस NO, MN प्लस NO। ठीक, समझ में आ गई बात? अब इनकी वैल्यूज पुट करो। OP क्या था बच्चों? OP था B साइन थीटा और MN क्या है? MN है A प्लस NO है B cos थीटा। tan अल्फा, so this alpha is tan inverse B sin theta over A plus B cos थीटा। इसको थोड़ा सा और समझाने की ज़रूरत है कि जैसे आपको क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दिए हैं, आप खुद डिसाइड कर लो उसमें से कि मैं इसको A मानूंगा और इसको B मानूंगा। और जब आप एंगल निकालो तो जिसको आपने A माना है वो यहाँ रखो, जिसको B माना है वो यहाँ पे रखो। तो जो भी आपका एंगल आएगा वो एंगल रिजल्टेंट का होगा उस वेक्टर से जिसको आपने A माना है। सपोज आपके पास क्वेश्चन में दो फोर्सेस है 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, जो मान लो 60 डिग्री के एंगल पर हैं। ठीक, तो आप मान लो कि A जो है वो 5 न्यूटन है, तो उनके रिजल्टेंट का जो एंगल निकालोगे इसमें पुट करके एक यहाँ पे 5, A को 5 माना ना आपने और यहाँ पे 10, तो जो फाइनल आपका ये जो एंगल आएगा वो एंगल होगा जो रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन वाली फोर्स के साथ बना रही है। ठीक, तो पहले मैं करके दिखाता हूँ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस ऑफ 120 न्यूटन एंड मान लो 120 न्यूटन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी at an angle of suppose 120 degree. Find the magnitude and direction of their resultant. Find the magnitude and
डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। सो देखो एक चीज़ और यहाँ पे हमको बहुत अच्छी समझ में आएगी कि मान लो कि जैसे ये एक ब्लॉक है, ठीक, ये एक ब्लॉक है, तो इस पे हमारी जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक 20 न्यूटन की और एक 5 न्यूटन की। देखो मान लो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक, और 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो आपकी लग रही है सपोज ऐसे। 5 न्यूटन की इससे 4 टाइम्स छोटी बनानी है हमने, है ना, तो अंदाजे से हम ये एरो बना देते हैं, ठीक। तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्योंकि ब्लॉक पे तो ऐसे ही फोर्सेस लगेंगी, आपको डायग्राम भी ऐसे ही बनाना होगा, या क्वेश्चन में दिया होगा तो डायग्राम ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ तभी अप्लाई होगा अगर आप सबसे पहले उन दोनों की टेल्स को कोइंसाइड करवाओगे। तो पैरेलली उठा के शिफ्ट करो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे सच दैट उनकी टेल्स जो हैं वो कोइंसाइड कर जाएं। एक तो आपका वेक्टर ये रहा 20 न्यूटन वाला, इसको उठा के यहाँ रखो ऐसे, ये आपका वेक्टर है 5 न्यूटन का, ठीक। थोड़ा बड़ा बना दूँ इसको, ये 20 न्यूटन और ये आपका हो गया 5 न्यूटन। अब आप पैरेललोग्राम को करो कंप्लीट, ये पैरेललोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, और इस पैरेललोग्राम का बना दो ये वाला डायगोनल जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा r, ठीक है बच्चों। और इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। r आपका होगा √5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री, ठीक है। यही हमारा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला था, ये लगा देते हैं। अब देखो 25 प्लस 400 प्लस 40 इंटू 5 200 कॉस 120 होता है बच्चों -1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 400 माइनस 100, आंसर आपका आएगा 325 न्यूटन। देखो 324 का रूट होता है ना 18, ये तो बहुत ही पास है उसके, सो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 18 न्यूटन। 18 न्यूटन। एक तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो आएगी बड़े वाले वेक्टर के क्लोज। देखो 20 न्यूटन था ना, तो वैल्यू ज़्यादा बड़ा वेक्टर 20 न्यूटन था, ये छोटा है 5, तो 18 न्यूटन इसके आसपास, प्लस डायरेक्शन भी इसकी तरफ ही होगी। आप ये सोचो कि इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया जा रहा है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, मान लो टॉप व्यू ले रहे हैं, और ये फर्श पे एक पड़ा हुआ है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, एक टॉप व्यू है, एक फोर्स इधर से लगाई एक इधर से लगाई, तो ज़्यादा इम्पैक्ट तो इसका होगा ना, ये उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी, तो ये थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस होगा ऐसे, और उसी डायरेक्शन में हमारा वेक्टर आया हुआ है, ठीक। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, हमें बोला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आप इन दोनों में से किसी से भी इसका एंगल मान लो अल्फा, मान लो मैं मान लेता हूँ 20 न्यूटन वाले से इसका एंगल है अल्फा, ठीक। अब हमारा फॉर्मूला जो था, हमारा फॉर्मूला क्या था डायरेक्शन निकालने वाला, डायरेक्शन निकालने का हमारा फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल उससे है जिसको हमने a माना है, ये एंगल उससे है जिसको हमने a माना है। a हमने किसको माना है, 20 वाले को, तो 20 वाला यहाँ पुट किया जाएगा, दूसरा वाला वहाँ पुट किया जाएगा। सो 5 साइन, एंगल कितना दोनों के बीच में 120 बाय 20 प्लस
5 cos 120। समझ में आई बात बच्चों? ठीक है। 5 sin 120 इज sin 90 प्लस 30, वैल्यू निकालनी आती है आपको? 20 प्लस 5 cos 120 इज -1/2। बच्चों sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, सो इट विल बी cos 30 विच इज √3/2। सो 5 √3/2 अपॉन 20 माइनस 5/2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 40, 2 आ जाएगा पूरे के नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, सो दिस विल बी 5 √3/35 विच इज़ √3/7 विच इज़ √3 की वैल्यू थी 1.732/7, जिसको मैं काटूंगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 0. ये हो गया 17.7, 0.7 × 2 14 33, 7 × 4 28 52, 7 × 7 49, approximately 0.247. This is tan alpha, 0.247. So alpha will be tan inverse 0.247। अब जब आप एंगल देखोगे जाके tan के टेबल में, tan का टेबल आपको देखना आता है? अभी हमने उस पर बात नहीं करी है, बट आप में से बहुत सारे बच्चों को आता होगा। tan थीटा का टेबल उठाओ और उसमें देखो कि 0.247 कहाँ पर है, तो आपको ये मिलेगा 13 डिग्री 54 मिनट। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये आपका 13 डिग्री 54 मिनट है, यानी कि आपकी जो फोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा, ये छोटा आ रहा है ना एंगल, देखो बहुत छोटा आ रहा है, तो आपकी ये फोर्स है काफ़ी ज़्यादा इस तरफ है, क्योंकि 20 काफ़ी ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू 5। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप एंगल बताओगे। अब आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे? फाइनल आंसर आपका है कि रिजल्टेंट फोर्स इज 18 न्यूटन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 13 डिग्री 54 मिनट विद फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। क्लियर? इस तरीके से हम करते हैं, तो मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक, अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें इसकी। प्रॉपर्टीज, स्पेशल केसेस, जो छुटपुट बातें हैं उनको निपटा दें जरा, और फिर इससे रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इस रिजल्टेंट निकालने को एडिशन क्यों बोलते हैं मैंने बहुत अच्छे समझाया आपको, ट्रायंगल लॉ वाले में नहीं देखा तो उसको जाके देख लो। पहली बात प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली प्रॉपर्टी काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी सिंपल बात है कि ओनली वेक्टर्स ऑफ, या फिर हमें लिखना चाहिए वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर ओनली कैन बी एडेड। सेम नेचर ओनली कैन बी एडेड। सिर्फ सेम नेचर के वेक्टर्स को ही हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आप फोर्स और वेलोसिटी का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, आप वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, आप फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, इस तरीके से। दूसरा, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव लॉ जानते हो ना आप, कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, जिसका मतलब है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वेक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब अगर आप 3 वेक्टर्स का सपोज रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो आप किसी भी ऑर्डर में निकालोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मैं 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ A, B और C का,
तो मैं पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालूं, फिर उसके साथ सी का रिजल्टेंट निकालूं, या फिर मैं पहले बी और सी का रिजल्टेंट निकालूं, उसके बाद उन दोनों का ए के साथ रिजल्टेंट निकालूं? बात एक ही है। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि अगर आप दो से ज़्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हो, अब ये जो आपने पैरेललोग्राम लॉ देखा उसमें तो दो ही वेक्टर्स आ रहे हैं ए और बी, तो जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला जाता है मैग्नीट्यूड लेके, तो पहले आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो, फिर उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आए, अगर आपको तीन वेक्टर्स का निकालना है तो पहले आप उनमें से किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो, फिर उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आए उस मैग्नीट्यूड को एक वेक्टर उस दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आए उस रिजल्टेंट को एक वेक्टर मान के तीसरे वाले वेक्टर से फिर से उसका रिजल्टेंट निकालो। ये लॉ अप्लाई करके दो दो वेक्टर करके हमको काम करना पड़ता है। जैसे ये एक वेक्टर एक्ट कर रहा है, ये दूसरा वेक्टर एक्ट कर रहा है, ये तीसरा वेक्टर एक्ट कर रहा है, आपको इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस वाले वीडियो में हम लेंगे इस तरह के क्वेश्चन, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। ऐसे ही आप पहले कोई भी दो वेक्टर्स पिक करके उनका रिजल्टेंट निकाल लो, फिर उस रिजल्टेंट का तीसरे वाले वेक्टर के साथ फिर से रिजल्टेंट निकालो, दो दो करके काम होता है यहाँ पे। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आप पहले कोई भी दो वेक्टर लेके उनका रिजल्टेंट निकाल के तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकाल सकते हो, तो फाइनली तीनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, कुछ स्पेशल केसेस हैं, बहुत ऑब्वियस से हैं, बट डिस्कस कर लेते हैं सम स्पेशल केसेस। देखो, अगर एक बॉडी पे दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो उन वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट जो होगा आर मैक्स, वो तब होगा जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, जो कि होगा ए प्लस बी। इसमें हमें वेक्टर लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैरेललोग्राम वाला, ये लॉजिकल है। अगर आप एक बॉडी पे सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगा रहे हैं तो सीधा ऐड करके रिजल्टेंट आ जाएगा। और दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट जो होता है वो होता है जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, और वो होता है ए माइनस बी। ठीक, इसके लिए भी कोई लॉ पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक ब्लॉक पे इधर से फोर्स लगा रहे हो, दूसरा वाला उधर से फोर्स लगा रहा है, सीधा माइनस करके आ जाएगा। ठीक, जैसे अभी क्वेश्चन में हमने कितना लिया था, 20 और 5। मान लो एक ब्लॉक पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 20 न्यूटन की और 5 न्यूटन की, तो वो दोनों मिलके मैक्सिमम कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट दे सकती हैं 25 न्यूटन, 20 + 5, और मिनिमम दे सकते हैं 20 - 5, 15 न्यूटन। बाकी ये कब होगा, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, यानी जब दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। ये कब होगा, जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, यानी दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक, 0 और 180 डिग्री के बीच में कितने भी इनफाइनाइट एंगल्स पॉसिबल है, बट उन सब एंगल्स पे जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में होगी। यानी कि यहाँ पे क्या आया था, 25 और 15, 15 और 25 के बीच में ही आएगी वैल्यू जो भी आएगी रिजल्टेंट की। ठीक, ये कैसे आया, देखो आर मैक्स आ रहा है जब एंगल जो है वो कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इसमें पुट करो, a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री, cos 0 होता है 1। बच्चों ये क्या बचेगा, ये बचेगा √a² + b² + 2ab, और ये क्या है, ये है √a + b का होल स्क्वायर विच इज a + b। ठीक है ना, और आर मिन a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री होता है -1, सो दिस विल बी a² + b² - 2ab, सो √a - b का होल स्क्वायर विच इज a माइनस। सस्पेंस जो छोड़ दिया था ट्रायंगल लॉ में कि दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्यों निकालते हैं उनका रिजल्टेंट, तो अब यहाँ पर देख लो कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे तो रिजल्टेंट क्या बैठेगा, एंगल
वेक्टर 90 डिग्री पे है ना, तो cos 90 क्या होता है 0, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 और r जो होगा आपका वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब रिजल्टेंट निकालना, वेक्टर फॉर्म में ऐड करना। अच्छा, एक बात और है कि अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो अभी आपको ये जो प्रोसीजर बताया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि 2 का रिजल्टेंट निकालो, फिर उस रिजल्टेंट का तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकालो, इसलिए वेक्टर फॉर्म में करो। अगर आपको ये तीनों की वेक्टर फॉर्म पता हो, यानी ये तीनों IJK की टर्म्स में पता हो, तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, सीधा ऐड करके। पता है ना कि कितने भी वेक्टर हों, वेक्टर फॉर्म में है तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लॉ हम लोग निकाल रहे हैं ये तभी है जब मैग्नीट्यूड पता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालें। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको वेक्टर पता है, IJK वाली फॉर्म में पता है, तो सीधा ऐड करो, उससे रिजल्टेंट आ जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर वो ईजी रहता है जब आपके पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों। लेकिन कई बार वेक्टर फॉर्म क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उससे निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर तो ये हमें करना ही पड़ेगा मजबूरी में। अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब होता है। अगर आप लिख रहे हो r इक्वल टू a माइनस b, है ना, तो इस बात का क्या मतलब है, ऐड करने का मतलब है रिजल्टेंट निकालना। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है, देखो अगर आप इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज करके, तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब वेक्टर में नेगेटिव का क्या मतलब बताया था कि उल्टी डायरेक्शन में, तो बेसिकली a माइनस बी है क्या, a माइनस बी है a और माइनस बी का रिजल्टेंट। यानी कि अगर आप a माइनस बी निकालना चाह रहे हो तो आपने b वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा करना है और a के साथ उसका रिजल्टेंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल फिर से बनाते हैं वो डायग्राम, ये a था और ये b था। और ये था a प्लस बी, इनका रिजल्टेंट टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ठीक, अब अगर b ये है तो माइनस बी क्या हुआ, माइनस बी हुआ ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये दिस विल बी माइनस बी। इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर थोड़ा सा बड़ा बनेगा यहां तक। ठीक, ओके। अच्छा, अब क्या करो, ए को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये ए उठा के मैं यहां ले आया, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों सोचो, अब आप सोचो इस पैरेललोग्राम के बारे में, इस पैरेललोग्राम के बारे में। हमें इस ए को यहाँ बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, चलो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस पैरेललोग्राम के बारे में सोचो, ये और ये, है ना, ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना, ये वाला, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसका रिजल्टेंट होगा ये। ओह, और क्योंकि रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स का सम होता है, और ये दो वेक्टर्स हैं कौन कौन से, ये वेक्टर है a और माइनस बी, तो ये वाला जो आपका रिजल्टेंट होगा वो होगा a प्लस माइनस बी विच कैन बी रिटन एज a माइनस बी। समझ में आई बात। हमें तो a और b के बीच में एंगल पता था थीटा, तो अगर a और b के बीच में एंगल है बच्चों थीटा, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो बाकी बचा हुआ एंगल है ये कितना हुआ, ये एंगल हुआ 180 माइनस थीटा। ठीक, ये माइनस वाला रिलेटिव वेलोसिटी का आएगा आगे कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत काम आता है। तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो फिर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, a माइनस बी विच इज द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज अंडर रूट a स्क्वायर, पहले वाले वेक्टर का रिजल्टेंट। बच्चों माइनस b का रिजल्टेंट भी तो b मैग्नीट्यूड, सॉरी माइनस b का मैग्नीट्यूड भी तो b ही होगा,
भाई माइनस का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन उल्टी हुई है, बट इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab और इन दोनों के बीच का एंगल जो कि है 180 माइनस थीटा। ठीक, समझ में आई बात? आगे बढ़ो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180, एक वीडियो बनाऊंगा ट्रिगो का, पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है इसमें कि ये सब आता कैसे है, कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। बहुतों को आप में से पता भी होगा, बट मैं बनाऊंगा इसमें मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। मैथमेटिकल टूल्स के देखते रहना कॉन्सेप्ट, एक बार देख लिया तो ऐसा नहीं कि काम खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, जो भी बताया उसके अंदर मैंने। ठीक, सो कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सो माइनस 2ab कॉस थीटा। सो आप अब कंपेयर करो कि a प्लस बी यानी कि रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, a प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और a माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो ये दोनों आपको याद रखना है विद लॉजिक कि ये क्यों होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें सुन लो, अगर मैं इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाता है। तो अब बात हो गई हमारी कंप्लीट कि जो ये वाला डायगोनल है वो a प्लस बी होता है, और जो डायगोनल बच गया दूसरा वाला वो क्या होता है, a माइनस बी। समझ में आई बात? तो ये पैरेललोग्राम लॉ था जिससे आप निकाल सकते हो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उससे जुड़ी कुछ खास बातें। अब हम बात करेंगे वेक्टर के कंपोनेंट्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे 2 साल आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। बात करते हैं कंपोनेंट्स की नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ के क्वेश्चंस। ठीक है, बाय बाय।